डियर स्टूडेंट, बीएससीबी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 कराने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होता है वो आप लोगों को डिस्कस करेंगे और इसमें अति लघुत्तरीय सारे प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होते हैं। तो सबसे प्रथम दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। किसमें? समतल दर्पण पे। नेक्स्ट है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी कि जो फोटो में पिक्चर बनता है उसे हम उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब के दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक पर और काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है और आकार में वस्तु के बराबर होता है। तो समतल दर्पण पर जो भी प्रकाश का परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? सीधा बनता है और आकार में बराबर बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। जैसा कि हम लोग जो चेहरा देखने के लिए जो शीशा यूज करते हैं वह समतल दर्पण का ही होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु पर दर्पण के आगे रहती है। और समतल दर्पण का यह भी खासियत होता है कि अगर किसी का पिक्चर यहाँ हो तो उसका पिक्चर भी उतना ही पीछे जाकर बनता है दर्पण में। जितना वस्तु आगे होता है उतना ही पीछे जाकर दर्पण दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आ रही किरणें के परावर्तन या अपवर्तन के वास्तविक आचरण से बनता है, इसलिए पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा बनता है? इसमें वस्तु के अपेक्षा उल्टा दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब का। जहाँ पर वस्तु से आ रही किरणें के परावर्तन या अपवर्तन के बाद ट्रांसफर काटती हुई प्रतीत होती है तब उन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसका मुख्य खास बात होता है कि यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ये आप लोगों को महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद होना चाहिए। चलिए अब गोलीय दर्पण के बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि इस प्रकार से गोल होता है, उसका परावर्तक जो है यह खोखले गोले का एक भाग होता है। इसे ही परावर्तक गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल। तो देखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर और निकट आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो ये फैक्ट आप लोग को याद होना चाहिए। लास्ट फैक्ट है किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट आती किरणें दर्पण
से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। तो ये थे प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण फैक्ट, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से किसी भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे अब डिस्कस करने वाला है अति लघुत्तरीय सारे प्रश्नों को इसमें सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 10th की तैयारी के लिए। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो समतल दर्पण पर जो प्रकाश पड़ती है उसकी कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो एक ही परावर्तित किरणें हो सकती है, किसमें, समतल दर्पण पर। तो इसका आंसर हो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण एक ही परावर्तित किरणें होती है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किसी प्रकार परावर्तित होती है, यानी किस प्रकार से परावर्तित होती है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। किस पथ पे, जिस पथ से जाती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है समतल दर्पण में। तो ये आप लोग वीडियो को रोककर आप लोग आसानी से कॉपी में लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो अभिलंब आपतन कोण का मान कितना होता है, 0 होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखे। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आप लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को वहाँ पे रोक दें और आसानी से कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा होता है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष समानांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसारित होती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये डिफिनीशन आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 8, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f = +15 सेंटीमीटर। यहाँ दर्पण अवतल होगा या उत्तल, अगर प्लस में है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा दर्पण होगा। तो फोकस दूरी का धनात्मक मान जिसका भी होता है वह उत्तल दर्पण होता है। अगर इसमें ऋणात्मक रहता तो क्या होता, अवतल दर्पण होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए क्या है, उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु की दूरी u की चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, यानी इस प्रकार से लिखा जाता है तो दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने अर्थात दर्पण की बाईं ओर किसी वस्तु में रखा जाता है तो तब वस्तु दूरी u चिन्ह ऋणात्मक होगा, यानी इसका जो है वह उल्टा दिखाई देगा अवतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2, ये उसका महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप लोग को याद होना चाहिए।
अब इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो आप लोग को याद करना होगा, और जो भी आप लोग के लिए एग्ज़ाम के माध्यम से महत्वपूर्ण होगा उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ऐसे सभी क्वेश्चन आप लोग को कॉपी में नोट करना है। अवतल दर्पण के किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, तो इसका आंसर होगा समान आकार का प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण के सामने उनके ध्रुव पर और फोकस के बीच होना चाहिए, यानी ध्रुव और उसके फोकस के बीच में होगा, तब उसका आकार जो प्रतिबिंब जो है वस्तु के स्थान पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा होता है, वास्तविक या काल्पनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है, यानी कि जब अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस ध्रुव के बीच जब किसी वस्तु को रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी वस्तु को किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है और वह आकार के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा और वह साइज में उसके बराबर ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली दर्पण परावर्तन के बाद पथ के पीछे की ओर लौट जाती है, अर्थात आपतित किरण ACB दर्पण के परावर्तन के बाद BCA दिशा में परावर्तित हो जाएगी, यानी पीछे की ओर वह लौट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धित एक आपेक्षिक विस्तार जिसका ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना आवर्धित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो m का जो ऋणात्मक मान होता है वह बतलाता है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब का यह सूचित करता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th की अच्छी तैयारी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट को है क्वेश्चन नंबर 20, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसमें उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो यह कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वह मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है F=R/2। तो R/2 करेंगे यानी कि 20/2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये उसका महत्वपूर्ण सूत्र होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक दर्पण की फोकस दूरी F=-15 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण। अगर माइनस यानी कि ऋणात्मक यहाँ पर दिया हुआ है तो कौन सा यह होगा, दर्पण अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ पर मान जो है वह ऋणात्मक दिया हुआ है, माइनस में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए कौन सा होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस दर्पण फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सूत्र होता है F=R/2। तो 32/2 करेंगे तो 16 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण 24 प्रश्नों को आप लोग सॉल्व देखे हैं। अगर इस प्रकार के वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट,
अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, यानी इसका क्या अर्थ होता है। यह प्लस है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है, यह वस्तु के आकार और दर्पण के बने प्रतिबिंब का आकार समान अर्थात बराबर का परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है कि यह वस्तु और दर्पण से बने प्रतिबिंब जो है वह उसका आकार समान है। चलिए नेक्स्ट और पॉइंट इसमें दिए हुए। फिर आवर्धन धनात्मक यह अर्थ सूचित करता है कि यह जो है वह वस्तु के सीधा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जहाँ दर्पण के परावर्तन के बाद परावर्तित किरण काटती हुई प्रतीत होती है, तब उन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसको आरेख के द्वारा भी दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर दर्पण के फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अर्थात वक्रता केंद्र पर बनता है। यह चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप लोग इस प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो कि अगले वीडियो में आप लोगों को सभी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सारे प्रश्नों को आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को लिए इस प्रकार के को बनाएंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।